ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। ये पहला मौका है जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को किसी चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी पहली बार किसी चार्जशीट में आरोपी बने हैं। उनके खिलाफ ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में कांग्रेस ओवरसीज के प्रमुख सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और कई अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। कोर्ट ने आरोपों पर संज्ञान लेने के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है। सोनिया गांधी and other members of the Gandhi family or the late Mr. Motilal Vora. ये एक फर्जी मामले में आरोप पत्र दाखिल करने से ज्यादा कुछ नहीं है, एक ऐसे मामले में जिसका अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन वैसे भी इस पर विवाद हो रहा है। मुझे लगता है कि सरकार इस मामले की जांच करके केवल खुद को और अपने राजनीतिक बर्बरता के अभियान को उजागर कर रही है। Government by such matters is only exposing itself and its campaign of political vendetta. ईडी के मुताबिक इस मामले में करोड़ों रुपए की संपत्ति की हेराफेरी हुई है। एजेंसी ने अब तक करीब 751 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसमें से 661 करोड़ की प्रॉपर्टी एजेएल और करीब 90 करोड़ की प्रॉपर्टी यंग इंडिया से जुड़ी हुई बताई जा रही है। इस केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा और सुमन दुबे आरोपी हैं। ईडी पहले ही गांधी परिवार से इस मामले में पूछताछ कर चुकी है। अब देखना होगा कि 25 अप्रैल को कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है। गुरुग्राम लैंड डील मामले में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से आज करीब 6.5 घंटे तक पूछताछ की। वाड्रा को पूछताछ के लिए ईडी ने फिर से बुलाया है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा इस पूछताछ को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। सुबह करीब 11 बजे रॉबर्ट वाड्रा अपने घर से पैदल ही 2 किलोमीटर चलकर साथियों के साथ प्रवर्तन निदेशालय पहुंचे। ये दूसरा समन था। इसके पहले 8 अप्रैल के समन में वो नहीं आए थे। आते ही उन्होंने सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जब भी लोगों के हित में मैं बोलूंगा, जब भी जनता की आवाज बुलंद करूंगा, ये लोग दबाएंगे और मीडिया और ये लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। दरअसल ये मामला 2008 की एक लैंड डील से जुड़ा है। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ में खरीदी। आरोप है कि जमीन खरीदने के बाद इसका लैंड यूज बदल दिया गया। फिर इसे एक रियल एस्टेट कंपनी को 58 करोड़ में बेच दिया गया। आरोप यह भी है कि इसके बदले रियल एस्टेट कंपनी को कांग्रेस की मौजूदा हरियाणा सरकार ने करीब 350 एकड़ जमीन अलॉट की। वो कहते हैं मैं पैदल जाऊंगा मुख्यालय। ये कोई पदयात्रा तो है नहीं, कोई सैद्धांतिक बात तो है नहीं, बात पैसे की है। 7.5 करोड़ रुपए कैसे 58 करोड़ बने, इसी पे पूरी जांच हो रही है। अब ये तो वाड्रा जी ही समझा सकते हैं कि क्यों इसको वो राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। गांधी परिवार पर पहले ही कई कानूनी मामले चल रहे हैं। ऐसे में यह नया मामला उनके लिए और मुसीबत बढ़ाने वाला ही है। राजस्थान कांग्रेस की सियासत में ईडी की एंट्री ने एक बार फिर से सियासी भूचाल ला दिया। 2011 के करीब 48,000 करोड़ के पीएसीएल चिट फंड घोटाले में आज कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास से ईडी ने 12 घंटे तक पूछताछ की। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया और कहा कि खजारेवास को उनके बयानों की सजा दी जा रही है। ईडी ने छापेमारी एक चिट फंड घोटाले के मामले में की है जो करीब 50,000 करोड़ रुपए के निवेश से जुड़ा है। ईडी का दावा है कि इसमें खजारेवास की भूमिका शक के दायरे में है। आज ये जांच करने आए, सर्च करने आए, बिल्कुल इनको कोऑपरेट करेंगे। और इसमें ये आप जानते हैं ये पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, पहले भी ईडी कर चुकी है। अब ईडी तो बहुत जगह कर रही है पूरे देश में, तो ईडी अपना काम करेगी, हम अपना, मुझे कोई डर नहीं है। कांग्रेस नेता के घर ईडी ने कई घंटे छानबीन की। बीजेपी ईडी रेड को कानूनी कार्रवाई बता रही है। और वो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो वो आरोप तो निराधार है। वो स्वतंत्र एजेंसियां होती है, अगर कोई होगा तो सामने आ जाएगा, नहीं होगा तो सामने आ जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि 2020 में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार गिराने की जब कोशिश की थी तब खाचरियावास ने इसका मुखर विरोध किया था और इसलिए उनके घर ईडी आई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी ट्वीट कर कहा कि सरकार एजेंसियों के सहारे विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है।
पहली मीटिंग में कांग्रेस और आरजेडी के बीच तो सब कुछ ठीक ठाक रहा और अगली मीटिंग 17 तारीख को पटना में है, जहां पर पेंच फंसेगा सीटों के बंटवारे को लेकर के और देखना होगा कांग्रेस 70 से कितनी कम सीटें लड़ने पर राजी होती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर राहुल और तेजस्वी के जुटान पर उन सब की नजरें रहीं जो बिहार की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। नीतीश को चुनौती दे रहे महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के सवाल पर मंगलवार को हुई बैठक में बाकी दलों को बुलाने पर भी सहमति बनी। अगली बैठक 17 अप्रैल को पटना में होगी। इस बैठक में लेफ्ट के तीनों घटक सीपीआई, सीपीएम और माले भी शामिल होंगे। वीआईपी के मुकेश सहनी भी होंगे। पशुपति नाथ पारस भी होंगे, जिन्होंने सोमवार को ही गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया है। ये लगभग तय है कि महागठबंधन ये चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ेगा, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा 19 या 20 तारीख को हो सकती है, जब मल्लिकार्जुन खड़गे पटना जाएंगे। महागठबंधन चुनाव के लिए एक समन्वय समिति भी बनाएगा और एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम भी। लेकिन इसमें शक नहीं कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा आसान नहीं होगा। 2020 में कांग्रेस ने जितनी सीटें ली थी उसके अनुपात में वो बहुत कम सीटें जीती थी। आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़के 75 जीती थी। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़के बस 19 जीत पाई थी। चेहरा होंगे कोई समन्वय आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीजें हैं। ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग अलग अलग तिथि पर बैठ के, चूंकि हम लोग 5 पार्टनर हैं, उस पर हम लोग सारे पॉइंट पर विमर्श किए हैं और उस पॉइंट पर टाइम टू टाइम बैठेंगे और बैठने के बाद जैसे जैसे निर्णय होगा हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में सपा सांसद के राणा सांगा पर दिए विवादित बयान के बाद एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने बयान जारी किया है। उन्होंने करनी सेना को फर्जी सेना कहते हुए कहा कि 19 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, लड़ाई का मैदान तैयार है और 2-2 हाथ हो जाएगा। ये है सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन। राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर चर्चाओं में हैं। आज इन्होंने फिर से एक बयान देकर करनी सेना को चुनौती दे दी। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। अखिलेश यादव भी 19 अप्रैल को आ रहे, लड़ाई का मैदान तैयार होगा, 2-2 हाथ होंगे। हालांकि 2-2 हाथ को लेकर जैसे ही विवाद बढ़ने लगा, सांसद रामजी लाल ने सफाई जारी करते हुए एक नया बयान दे दिया। 2-2 हाथ का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में जो लड़ाई होती है वो लड़ाई वैचारिक होती है। कोई फौज की लड़ाई थोड़ी है, ये शस्त्रों की लड़ाई थोड़ी है। हमारा मकसद कोई तनाव पैदा करना नहीं है। रामजी लाल सुमन के बयान पर जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने करनी सेना को फर्जी सेना कहते हुए कहा कि हम किसी से डरते नहीं। करनी सेना का कौन साथी है कि हम लोग जान ले लेंगे, मार देंगे, गोली मार देंगे। भाई ये जो साथी हमारे पत्रकार पूछ रहे हैं, ये सीरियस बात है। टाइगर जिंदा तो फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं होता। हकीकत में पता नहीं कौन क्या कर दे दुनिया में। रामजी लाल सुमन ने 21 मार्च को संसद में राणा सांगा पर बयान दिया था। इसके बाद आगरा में करनी सेना ने उनके घर पर हमला करने की कोशिश की। बीते शनिवार को करनी सेना ने राणा सांगा जयंती पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया तो अखिलेश यादव ने 19 अप्रैल को आगरा जाकर रामजी लाल सुमन से मिलने की घोषणा कर दी। वक्फ कानून के विरोध में बंगाल जल रहा है। इसी के बीच राजनीति की भट्टी भी सुलग रही है। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसा के लिए ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की सरकार को। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का सीधा आरोप है कि वक्फ में टीएमसी नेताओं की जमीन है। बंगाल में जहां जहां हिंसा हो रही है वहां टीएमसी नेताओं के इशारों पर ही हिंसा हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब चाहें तब हिंसा रोक सकती हैं। कि वो अपना ताकत दिखा रही है इसके द्वारा। इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द पॉलिटिकल एंड द रिलीजियस पावर बाय द ममता बनर्जी हरसेल्फ ओनली। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने सवाल उठाया कि जिन लोगों को हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है उनका वक्फ से क्या लेना देना। मिथुन ने कहा कि ये सब कुछ जानबूझकर कराया जा रहा है।
कोई कुछ बना दिया उसमें, अभी सोच रहे अब तो गया मेरा टूट जाएगा, तो चलो दंगा करो। और जो दंगा कर रहे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बीजेपी बार बार ये भी आरोप लगा रही है कि शिक्षा घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए ममता बनर्जी वक्फ के नाम पर सियासत कर रही हैं। मूडा प्लॉट घोटाले में कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उनके परिवार को लोकायुक्त पुलिस ने जांच के बाद क्लीन चिट दिया था। क्लीन चिट यानी बी रिपोर्ट। इस बी रिपोर्ट को ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अदालत में चुनौती दिया। इस पर अदालत का फैसला आज आना था, लेकिन अदालत ने फिलहाल फैसला टाल दिया। बेंगलुरु की जन प्रतिनिधि अदालत के फैसले पर सबों की नजर थी। ईडी ने लोकायुक्त पुलिस की जांच रिपोर्ट को चुनौती दी है, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उनकी पत्नी पार्वती के साथ साथ पार्वती के भाई और जमीन के मालिक को क्लीन चिट दी गई। जनप्रतिनिधियों की अदालत ने कहा कि लोकायुक्त की जांच मूडा से जुड़े दूसरे मामलों में चल रही है, यानी अब तक मूडा मामले में लोकायुक्त पुलिस ने जांच से जुड़ी फाइनल रिपोर्ट नहीं सौंपी है। अदालत फाइनल जांच रिपोर्ट आने तक ईडी की चुनौती वाली याचिका पर फैसला नहीं सुनाई। मूडा प्लॉट घोटाले में अदालत के आदेश पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें सिद्धरमैया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया था। आरोप लगा कि 14 प्लॉट मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने विजयनगर में सिद्धरमैया की पत्नी को दिए। यह महंगा इलाका है, जबकि मूडा की साइट देवनूर में है जो सस्ता है। ये प्लॉट सिद्धरमैया के हस्तक्षेप के वजह से दिए गए, ऐसा आरोप लगा। मामले ने तूल पकड़ा तो लोकायुक्त पुलिस ने कई मुकदमे दर्ज किए और जांच शुरू हुई। रेप के एक और मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक और जज ने विवादित टिप्पणियां की और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा है कि जजों को ऐसे मामलों में और ज्यादा सावधान रहना चाहिए। रेप जैसे मामलों में विवादित टिप्पणी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर है। रेप मामले में हाईकोर्ट की एक और टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। जस्टिस BR गवई ने सुनवाई के दौरान कहा कि जजों को अधिक सावधान रहना चाहिए। आरोपी को जमानत देना जजों का विशेषाधिकार है, लेकिन ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं, हम हर पहलू पर गौर करेंगे। जो पिछले ही हफ्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसी दूसरे केस में ऐसी इनएप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन जाहिर करी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कंसर्न जताया है और ये भी कहा है दैट जस्टिस शुड नॉट बी डन बट शुड बी सीन टू बी डन, विच वाज वेरी राइटली स्टेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। हम इसमें जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस और मदर की तरफ से पेश हो रहे हैं, मदर ऑफ द विक्टिम, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा इंश्योर कर रहे हैं कि मदर और विक्टिम की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर रहे। दरअसल इस फैसले में हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक आरोपी को जमानत देते हुए कहा था कि महिला ने खुद मुसीबत मोल ली है और वह इसके लिए खुद जिम्मेदार है। इससे पहले नाबालिग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्वतः संज्ञान लिया था और हाई कोर्ट के 17 मार्च के फैसले के विवादित हिस्सों पर रोक लगाते हुए इसे अमानवीय बताया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक बार फिर चर्चा में है। 2 से 9 अप्रैल के बीच IIT मेंस सेशन 2 की हुई परीक्षा में गलत प्रश्न पूछने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच एजेंसी ने कहा कि अभी फाइनल आंसर की जारी नहीं हुई है। 2 से 9 अप्रैल के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने देश भर में IIT मेंस की जो परीक्षा कराई उसमें कुल 9 सवाल गलत निकले। इसमें 4 फिजिक्स, 3 केमिस्ट्री और 2 मैथ्स के हैं। कुल 9 प्रश्न गलत थे, जिसमें 4 सवाल फिजिक्स के, 3 सवाल केमिस्ट्री, 2 सवाल गणित के। जिस फिजिक्स के सवाल का सही उत्तर 5 है उसका ऑप्शन 125 दिया गया। इसी तरह गणित के सही सवाल का जवाब 2449 है, उसका ऑप्शन 4949 दिया गया। सेशन 2 की इस परीक्षा में लगभग 9 लाख छात्र शामिल हुए। इन 9 सवालों में कुछ के ऑप्शन गलत दिए गए, कुछ सवाल आउट ऑफ सिलेबस थे। पिछली बार भी 27 सवालों में गड़बड़ी थी। छात्रों का कहना है कि कब सुधरेगी NTA। मेरे हिसाब से उसमें करेक्शन आना चाहिए और अगली बार से ये है कि पिछली बार 27 क्वेश्चंस में गड़बड़ थी, तो ये सब बेहतर होना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। अब छात्रों और अभिभावकों की मांग है कि गलत सवालों की जगह NTA बोनस अंक दे। NTA कब सुधरेगा
वो इतनी लापरवाही से परीक्षा करा रहा है कि 9 सवालों में गलतियां आ रही हैं और बच्चे उसका खामियाजा भरें, फिर बच्चे 200 रुपए भी भरें और ये कहानी हर साल चलती है। महिला अपराधी भोपाल में लगातार कई बड़ी और संगीन वारदातों को अंजाम दे रही हैं। पिछले 3 महीनों के अंदर ही 200 से ज्यादा महिला अपराधियों को भोपाल पुलिस ने चिन्हित किया है, जिन पर आरोप है जिन्होंने कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया। भोपाल पुलिस का रोजनामचा अब अपराध के साहित्य का एक ऐसा ग्रंथ बन चुका है जिसमें हर तीसरे पन्ने पर एक महिला नायिका है। नायिका इसलिए क्योंकि उसने समाज की सीमाएं नहीं, थानों की हदें पार की हैं। रजिया उर्फ रज्जो, 19 मामले इनके नाम पर दर्ज हैं। थाने इतने कि गिनाने बैठे तो थानेदार भी हिसाब भूल जाए। ऐशबाग से लेकर इंदौर के सराफा तक ऐसा लगता है मानो रज्जो ने थानों को अपना टूरिस्ट प्लेस बना लिया हो। वही फिजा पुलिस ने जिन महिलाओं को पकड़ा, अंजलि, नगमा, ज्योति, मधु, उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता वो शादी में आई हैं या शगुन चुराने। मार्च में नगमा और रशीदा ने गांजा स्मैक का धंधा छोड़ा और सीधे कंगन उड़ाओ अभियान में लग गईं। न्यू मार्केट में ऐसी सफाई से हाथ मारा कि दुकानदार को समझ ही नहीं आया क्या उड़ गया, कंगन या उसकी किस्मत। अब सुनिए सौम्या और मोनिका की गाथा, दो सगी बहनें हनी ट्रैप की विशेषज्ञ। एक युवक की पत्नी खुद थाने पहुंची, औरतें थीं पर आफत बन गई थीं। 27 लाख रुपए ऐंठ लिए जनाब से। लेकिन पुलिस इस मामले को लेकर के सख्त है। पुलिस के माथे पर चिंता की सिलवटें हैं और पीछे समाज शास्त्री खड़े हैं जो कह रहे हैं समाज का आईना दिखाइए पर ध्यान रहे कि शीशा न टूटे। पुलिस को भी थोड़ा सा जिस तरह समाज में परिवर्तन आए, अपनी कार्रवाई में, अपनी मानसिकता में और अपनी रणनीति में परिवर्तन लाना। अब सिर्फ पुलिस ही नहीं, अदालत भी इनके नाम से परेशान है। वकील भी मानते हैं मामला बंदा परमेश्वर का नहीं, बंदी बदमाश का हो गया है। महानगरी कल्चर यहाँ भी व्याप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में महिलाएं अपराधों में लिप्त हो रही हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राजस्थान सरकार का ये बड़ा ऐलान है। भजनलाल सरकार उनको लंदन तक की यात्रा कराएगी ताकि वो डॉक्टर BR अम्बेडकर के उन स्थानों पर जाए जहां पर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने शिक्षा हासिल की थी। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुरू की अम्बेडकर तीर्थ योजना। जहां जहां डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा और अनुभव प्राप्त किया, वहां राजस्थान सरकार दलित समुदाय के लोगों को तीर्थ यात्रा के रूप में भेजेगी। इसमें मऊ, नागपुर, दिल्ली और मुंबई के लिए तीर्थ यात्रियों को रवाना किया गया। साथ ही लंदन यात्रा की भी तैयारी है। योजना का उद्देश्य है कि दलित समाज के लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन और कार्यों से परिचित किया जाए। इसमें सरकार ने 1 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है और साल भर में 1000 चयनित लोगों को अम्बेडकर तीर्थ यात्रा पर भेजने की योजना है। अभी हमने भारत के अंदर जो 4 तीर्थ स्थान है उनको रखा है। उनके साथ में अयोध्या, काशी, वाराणसी, मथुरा, ये जो धार्मिक स्थान उनको रखा है। अयोध्या की यात्रा, देश के बाहर लंदन की जो यात्रा वो भी हम आने वाले समय में कराएंगे। अभी फिलहाल भारत के अंदर, देश के अंदर ही उनको यात्रा पर भेजा गया है और लंदन की यात्रा बाद में भी हमारे प्रस्तावित है, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। चयन करेंगे जैसा देश के अंदर करते हैं वैसे ही। इसके चयन का कोई आधार नहीं। विभाग अच्छे लोगों को, जो इससे SC ST के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो छात्र हैं, उनको इसके अंदर रख करके उनको भी लंदन की यात्रा करवाएंगे।